तो 8 पे हम लोग बात करने वाले थे, और जो पहले 9 में था वो अब 8 में है। 8 कहता है सचिव न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय ये भी कहते हैं। और हमने आपको कहा था कि इसका नाम जो सत्र न्यायालय रखा गया था वो इस वजह से रखा गया था कि सत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के सत्र चलते थे। व्यवस्था आज भी वैसी ही है, लिखा यही है। जब हम लोग पहुंचेंगे यथास्थान तो देखेंगे। पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 309 था, और सेक्शन 309 कहता था कि सत्र न्यायालय इसके संबंध, ठीक है, इसमें जब विचारण शुरू हो जाएगा तो मामले को विचारण शुरू हो जाएगी, नहीं साक्ष्य का अंकन ये शुरू हो जाएगा, तो मामले का स्थगन ये जब तक कोई विशेष कारण ना हो तब तक अगले दिन के लिए नहीं किया जाएगा। हां, कोई विशेष कारण यह आ गया तो न्यायालय अगला ही दिन नहीं बल्कि जितने समय तक उस मामले की सुनवाई का स्थगन करना समुचित समझे उतने समय के लिए उसकी जो सुनवाई है, उसका जो विचारण है, ये स्थगित कर सकता है। यानी विशेष कारण आने चाहिए, तब तारीख लगेगी, स्थगन होगा यानी अगली डेट सुनवाई पर लगेगी। तो ये जो तारीख पर तारीख का सिलसिला है ये पुराने सेक्शन 309 के मुताबिक, पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 309 के मुताबिक क्या होना चाहिए था? विशेष कारण के उत्पन्न होने पर ही यह सिलसिला चलना चाहिए था। और जब अपराध कम थे तब ऐसा होता भी रहा है, इसीलिए इस न्यायालय को सत्र न्यायालय कहा गया, यह सेशन कोर्ट कहा गया। लेकिन अब इतने अधिक अपराध हो गए कि एक से अधिक दिन के लिए स्थगन एक सामान्य बात यह बन गई। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायाधीश इसकी नियुक्ति होगी। और सेशन खंड कौन सा होगा? आपको मालूम है, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा। किसके लिए? भारतीय न्याय, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पुरानी सीआरपीसी दोनों में प्रावधान यही है कि प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा। यानी एक सेशन खंड में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय जितने अपराध होंगे उनका विचारण करने के लिए एक सेशन कोर्ट यह स्थापित किया जाएगा। कहां? प्रत्येक सेशन खंड में। उसकी स्थापना ये कौन करेगा? उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ये कौन करेगा? क्या एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड का सेशन न्यायाधीश यह भी नियुक्त किया जा सकता है? यानी दो सेशन खंडों के लिए क्या एक ही सेशन न्यायाधीश इसकी नियुक्ति हो सकती? सेशन न्यायाधीश भी आदमी होगा, और जब आदमी होगा तो विभिन्न कारणों से वो काम करने में असमर्थ ये भी हो जाएगा, उसे, ठीक है, कभी बीमारी आदि ये भी लगेगी, और जब वो बीमार होगा या किसी अन्य कारण से अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित होगा या कार्य करने के योग्य नहीं होगा, तब अगर कोई ऐसा आवेदन सत्र न्यायालय से किया जाता है जो अर्जेंट आवेदन की प्रकृति का है, तो उस अर्जेंट आवेदन का विचार ये कौन करेगा? फिर एक सेशन खंड में अगर एक ही सेशन न्यायाधीश नियुक्त होगा
और उसी को उस पर्टिकुलर सेशन खंड में जितने सत्र न्यायालय से विचारणीय अपराध होंगे सबके विचारण की अधिकारिता ये दे दी जाएगी या उसे विवश किया जाएगा। और विवशित तो होगा जब एक ही सत्र न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करोगे कि वही उन सारे अपराधों का विचारण करे जो उस पर्टिकुलर सेशन खंड में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध के रूप में गठित हुए हैं। तो फिर इतने सारे वो जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध होंगे सबका विचारण एक साथ करके से पाएगा। तो क्या एक सेशन खंड में अन्य सेशन न्यायाधीश इनकी नियुक्ति यह हो सकती है? और अगर अन्य सेशन न्यायाधीश नियुक्त किए गए उस सेशन खंड में तो उन सेशन न्यायाधीशों की जो स्थिति होगी या उनका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा? क्योंकि एक सेशन खंड में सेशन न्यायाधीश तो एक ही होगा, अनेक थोड़े ही होंगे। फिर इन सेशन न्यायाधीशों को आखिर क्या कहेंगे जो एक सेशन न्यायाधीश के सेशन न्यायालय में सेशन न्यायाधीश के रूप में अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। फिर एक सेशन खंड चूंकि जिला होगा, भाई एक सेशन खंड जिला भी होगा और उस जिले में मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय अपराध ये भी होंगे। तो जब एक सेशन खंड ही जिला होगा, यानी जिला और सेशन खंड अलग अलग नहीं है, तो उस सेशन खंड में या उस जिले में जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराध होंगे उनका विचारण कौन करेगा? क्या उनका विचारण सेशन न्यायाधीश करेगा? जबकि वे न्यायालय, ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा परीक्षणीय अपराधों को विचारित करने के लिए बने ही नहीं है। तो क्या सेशन खंड में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति यह भी की जाएगी? और अगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होगी तो वे मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से किस प्रकार का रिश्ता रखेंगे? ठीक है ना, क्योंकि मजिस्ट्रेसी किसके अधीन होगी? भाई मजिस्ट्रेसी जिले में होगी और जिला सेशन खंड होगा और प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायाधीश होगा। तो मजिस्ट्रेसी किसके अधीन होगी? क्या मजिस्ट्रेटों पर अधिकारिता यानी सुपरवाइजरी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कोई अलग से मजिस्ट्रेट होगा या सेशन न्यायाधीश ही उन पर जनरल कंट्रोल यानी सामान्य नियंत्रण ये रखेगा? स्थिति क्या रहेगी? इन सब प्रश्नों के उत्तर अगले सेक्शंस में मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, इन सारी बातों के उत्तर अगले सेक्शंस में मिलेंगे। तो सेक्शन 9 जो पहले था, पहले सेक्शन 9 था जो कहता था प्रत्येक, ठीक है, सेशन खंड में एक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। और पहले जो धारा 8 थी उसमें महानगर इसे डिफाइन किया गया था। अब महानगर इसे खत्म कर दिया, सेक्शन 8 हटा दिया। सेक्शन 8 हटा दिया कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेक्शन 8 में महानगर परिभाषित था, मेट्रोपॉलिटन एरिया ये परिभाषित था, उसको खत्म कर दिया। और जब उसको खत्म कर दिया तो जो कुछ सेक्शन 9 में लिखा था पहले वो अब सेक्शन 8 में आ गया। और सेक्शन 8 बता रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। यानी प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय स्थापित करने का जिम्मा किसका होगा? राज्य सरकार का। सेशन न्यायालय ये राज्य सरकार स्थापित करेगी। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। लेकिन सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जो अधिकारी सेशन न्यायाधीश के रूप में पीठासीन होगा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करेगी। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय।
क्योंकि कहता प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी सेशन न्यायालय, इसका निर्माण तो राज्य सरकार, और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ये उच्च न्यायालय के द्वारा। क्यों? जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त होगा वो अधीनस्थ किसका होगा? उच्च न्यायालय का, ताकि सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कायम रहे। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव का प्रभाव जुडिशरी पर दिखाई दे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका यानी सरकार, ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होगी, यही तो अभियोजित करेगी, लोगों को अभियोजित करेगी, यानी उनके विरुद्ध अन्वेषण और मुकदमा चलाने का काम ये तो सरकार ही करेगी। तो अगर सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है, ये सेशन खंड में सेशन न्यायाधीश के रूप में पीठासीन होगा, तो भले ही वो सेशन न्यायाधीश जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त है संपूर्ण शुचिता के साथ न्याय प्रशासन करे, लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा रहेगा कि वो ठीक ढंग से अपना काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, और न्यायालय की आवश्यकता ये किसी सेशन खंड के लिए है या नहीं, ये तो राज्य सरकार ज्यादा अच्छा तय कर सकती। अगर वहां अपराधों की संख्या इतनी ज्यादा है तो वहां सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय होना चाहिए। अच्छा, सेशन न्यायालय के लिए बिल्डिंग इसकी जरूरत होगी, उस पर पैसे लगेंगे, और वो सारी चीजें किसके पास है? सरकार के पास। और राज्यकांग सरकार भी है और राज्यकांग न्यायपालिका भी है। तो हमने कहा छोटा बड़ा कोई नहीं है, जैसी धारणा हम लोग बनाए रहते हैं कि न्यायालय बड़ा और सरकार छोटी, सरकार बड़ी न्यायालय छोटा, कुछ नहीं है। सबके काम बटे हुए हैं, जो जो करने योग्य है वो करेगा। अंतिम लक्ष्य संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक देश को चलाना, यही है। तो सरकार ये सेशन न्यायालय स्थापित करने में समर्थ और सक्षम है। इसलिए प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय की स्थापना ये कौन करेगी? राज्य की सरकार। और उस न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीश यानी सेशन न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय। और ये आपसे प्री में खूब पूछा जाता है कि सेशन न्यायालय की स्थापना सेशन खंड में ये कौन करेगा? और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ऐसे विकल्प होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, राज्य सरकार को यह ताकत दी गई है कि वो प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय की स्थापना ये करेगी। और फिर पूछते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति ये कौन करेगा? तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय ये करेंगे। अब कहता है उच्च न्यायालय एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the High Court may direct. यानी एक जो सेशन डिवीजन है, एक जो सेशन खंड है, उसका जो सेशन न्यायाधीश है वो दूसरे सेशन खंड का अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ये भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी दो सेशन खंडों के सेशन न्यायाधीश एक व्यक्ति ये भी हो सकता है। लेकिन ये करेगा कौन? उच्च न्यायालय, क्योंकि सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति प्रत्येक सेशन न्यायालय में ये उच्च न्यायालय करेगा, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। तो दो सेशन खंडों के लिए
एक व्यक्ति सेशन न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, यह किया जाएगा नहीं कह रहा है। आपको अधिकारों की प्रकृति इसके बारे में ज्ञान यह रहना चाहिए। किया जाएगा इसका मतलब यह मैंडेटरी प्रोविजन है। मैंडेटरी जिसे हिंदी में आज्ञापक कहते हैं, आज्ञापक उपबंध है, और जो उपबंध की प्रकृति आज्ञापक हो जाती है तो उसका वायलेशन, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और जो उपबंध की प्रकृति आज्ञापक नहीं होती है बल्कि निर्देशात्मक होती है, ये प्रकृति कैसी है? डायरेक्टरी, निर्देशात्मक, कि अगर या इनेबलिंग प्रोविजन है, सामर्थ्यकारी उपबंध है। ठीक है, इस उपबंध की प्रकृति कैसी है? इनेबलिंग, सामर्थ्यकारी, ये उपबंध है। कानून में इस बात का महत्व होता है कि उपबंध की प्रकृति क्या है, यह देखना पड़ता है। और जो उपबंध की प्रकृति ये नहीं देखते वही लोग मूर्ख कहलाते हैं। जैसे आप रिजर्वेशन संबंधी प्रोविजन ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो क्या कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है। क्या कहता है? एससी एसटी और शैक्षिक और आर्थिक, ठीक है, आर्थिक और नहीं, सामाजिक और शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो इन उपबंधों का जो नेचर है वो कैसा हो गया? सामर्थ्यकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि आरक्षण किसी का अधिकार नहीं है। और आपसे अक्सर प्री में यह पूछा भी जाता है कि क्या आरक्षण मूल अधिकार है, और आप अक्सर मूर्खों के प्रभाव में, ठीक है, ये तुक्का लगाते हैं और ये वहां लिखकर आते हैं कि आरक्षण मूल अधिकार है। कतई नहीं है। आरक्षण सामर्थ्यकारी उपबंध है। यदि राज्य चाहे, और राज्य कब चाहेगा यह भी लिखा है। कहां? अनुच्छेद 16 आप पढ़ेंगे, वहां क्या कहता है? जबकि राज्य की यह राय है कि जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में नहीं है, तब वे रिजर्वेशन की ताकत का उपयोग कर सकते हैं। फिर ये आपको बताना पड़ेगा। आप खाली कह देंगे कि मेरी ये राय है, तो वो आपकी राय नहीं मान ली जाएगी। आपका विचार या आपकी राय, इसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। और अगर आपने कोई डेटा इस ढंग का कलेक्ट नहीं किया है जिसके आधार पर आप अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, तो आपकी वो राय नहीं है, बल्कि आपका निरंकुश, निराधार विचार है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी वो राय क्यों है। ठीक है ना? तो प्रावधानों के जो नेचर है उन्हें समझने की समझ ये विकसित होनी चाहिए। कानून में एक प्रकार के उपबंध नहीं है, अनेकों प्रकार के उपबंध हैं, और प्रत्येक उपबंध की अपनी प्रकृति है। उस प्रकृति को समझने की समझ यह आप में आनी चाहिए। अगर उपबंधों की प्रकृति समझने की समझ आप में नहीं आ रही है तो आप कानून को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। यहां उच्च न्यायालय को ताकत दी है, एक सामर्थ्यकारी उपबंध, ठीक है, यह निर्मित हुआ है कि उच्च न्यायालय चाहे तो 2 सेशन डिवीजन के लिए 1 सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यह नियम नहीं है,
इस ढंग का कि ये आज्ञापक व्यादेश बोल गए, ये आज्ञापक उपबंध की सूरत का हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि उच्च न्यायालय दो सेशन खंडों के लिए एक सेशन न्यायाधीश नियुक्त करेगा, नहीं, कर सकता है। और कर सकता है मीनिंग देयर बाय जब चाहे तब कर सकता है, यह भी गलत, क्योंकि अनुच्छेद 14 ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौजूद है, और वो क्या कहता है कि मनमानापन ये कहीं भी है तो वो समानता का विरोधी है। तो इस प्रोविजन को ऐसे पढ़ना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो ऐसा किया जा सकता है कि 2 सेशन डिवीजन इनके लिए एक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाए। तो मूल रूप से वो सेशन न्यायाधीश जिस सेशन डिवीजन का सेशन न्यायाधीश होगा वहां का तो वो सेशन न्यायाधीश ये होगा, और दूसरे सेशन डिवीजन के लिए एडिशनल सेशन न्यायाधीश यही कहा जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे सेशन खंड में मामलों की सुनवाई के लिए वो ऐसे स्थान पर बैठेगा जो उच्च न्यायालय, ठीक है, ये अपने निर्देश में तय करे कि उस स्थान पर बैठकर आप मामलों की सुनवाई ये करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सबसेक्शन 3 कहता उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। हमने आपसे कहा कि एक सेशन खंड में जो कि जिला भी होगा उसमें सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय इतने अपराध होंगे कि उनका विचारण करना ये कई बार एक सेशन न्यायाधीश के लिए कठिन हो जाएगा। और जनरली यही देखने को मिल रहा है कि अगर शाहजहांपुर सेशन खंड में जितने सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध किए जा रहे हैं इन्हें विचारित करने के लिए खाली एक सेशन न्यायाधीश ये नियुक्त कर दिया जाए तो शायद एक एक महीने क्या हो सकता है 6-6 महीने की डेट ये लगानी पड़े। इसलिए एक सेशन खंड में एक सेशन न्यायाधीश ये तो नियुक्त होगा ही, लेकिन उसी सेशन न्यायाधीश के सेशन खंड में यानी एक सेशन खंड होगा उसमें एक सेशन न्यायाधीश होगा, तो उस सेशन खंड में उस सेशन न्यायाधीश के, ठीक है, उस सेशन न्यायाधीश के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए एक से अधिक अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाएंगे। और आप शाहजहांपुर कचहरी चले जाए तो लगभग 23-24 एडिशनल सेशन जज, 23-24 नहीं होंगे तो 12-13 हो सकता, संख्या एकदम करेक्ट हमें नहीं मालूम क्योंकि हम गिनते थोड़ा ही हैं। तो एक सेशन खंड में एक से अधिक अपर सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति यह भी की जा सकती है, लेकिन जो अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त होंगे वे कहां नियुक्त होंगे? सेशन खंड में, और उस सेशन खंड का एक सेशन न्यायाधीश होगा। तो ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है कि ये जो अपर सेशन न्यायाधीश होंगे ये निश्चित तौर पर उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ ये माने जाएंगे, क्योंकि ये अपर सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के सेशन खंड में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं। तो सुपीरियर कौन होना चाहिए? वो सेशन न्यायाधीश, वही सुपीरियर होना चाहिए, तो वही सुपीरियर होगा। और आप देखेंगे तो एक से अधिक एडिशनल सेशन जज ये एक सेशन खंड में नियुक्त होते हैं। कानून में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। आपको कानून मालूम है तो ठीक, और कानून आपको नहीं मालूम तो ठीक, लेकिन कानून में कुछ भी कानून के बिना ये नहीं होगा। तो अगर एडिशनल सेशन जज हैं
तो वो किसी कानून में नियुक्त है। अगर सेशन कोर्ट है तो वो किसी कानून में है, इसलिए है। अगर मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो वो किसी कानून में है, इसलिए। और यहां पर प्री में खूब सवाल बनते हैं कि सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति ये किस सेक्शन में होती है, और वो आपको पहले सेक्शन 9 था, अब सेक्शन 8 है। ठीक है, तो कहता है जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्य करने की अधिकारिता होगी। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन है, ऐसा प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि सेशन न्यायाधीश आदमी है, उसे 20 काम पड़ेंगे, बीमार पड़ेगा। तो अगर किसी भी कारण से वो अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है और आवेदन अर्जेंट हो रहा है, तो उसी सेशन खंड में अन्य अपर सेशन न्यायाधीश इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय कर सकता है, और हो सकता है उच्च न्यायालय ने की हो। ठीक है ना? अपर सेशन न्यायाधीश, और अपर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडिशनल। एडिशनल का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। और अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त का मतलब यह हो गया कि जो एडिशनल सेशन जज है वो एडिशनल सेशन जज है। इसका मतलब उसकी अधिकारिता और सेशन जज की अधिकारिता ये बराबर की है। ठीक है ना? केवल इतनी सी बात है कि एडिशनल सेशन जज नियुक्त कहां है? सेशन जज के, ठीक है, जो सेशन जज है उसके न्यायालय में, उसके कोर्ट में। बस इतनी सी तो बात है। इसीलिए ये न्यायिक तौर पर जो एडिशनल सेशन जज हैं ये सेशन जज के बराबर माने जाएंगे, क्योंकि ये एडिशनल है। एडिशनल का मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त। इसका मतलब यह हुआ कि सेशन जज के बराबर क्या आदमी है। इसका मतलब सेशन जज की जो न्यायिक ताकत है जज के रूप में, और एडिशनल सेशन जज की जो न्यायिक ताकत है जज के रूप में, ये एक बराबर मानी जाएगी। केवल इतनी बात है कि एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में अपनी अधिकारिता का प्रयोग ये कर रहा है। तो अगर तुम मेरे घर में आए हो तो प्रशासनिक तौर पर मेरे अधीनस्थ माने जाओगे। हम तुम्हें अनुमति देंगे तब तुम कोई काम करोगे। यही आप अदालतों में जाएंगे, कचहरी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो लोग आपको कहते मिलेंगे कि वो एडिशनल सेशन जज है। जुडिशियली वो उनके अधीन नहीं है सेशन जज के। यहां एक सेशन न्यायाधीश, ठीक है, नियुक्त थे। वो एडिशनल सेशन जज के द्वारा अगर कोई जमानत दी जाती थी तो मंगाते थे और उसका रिव्यू करते थे। किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन हम इस मत के हैं कि वो ऐसा करें, इसकी कोई ताकत उन्हें नहीं है। आप प्रशासनिक तौर पर उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? वे आपके न्यायालय में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप प्रशासनिक तौर पर उनके वरिष्ठ हैं, उनके सुपीरियर हैं। लेकिन न्यायिक तौर पर वे एडिशनल सेशन जज हैं। जज के रूप में वे आपके अधीनस्थ नहीं हैं। वो जो कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप उनसे नहीं मांग सकते। न्यायिक तौर पर वो जो कुछ कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप नहीं मांगेंगे।
हाँ, कोई शिकायत हो तो आप बुलाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर वे आपके अधीनस्थ हैं, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय यह व्यवस्था कर सकता है कि अगर सेशन जज अनुपस्थित है या अपना काम करने में असमर्थ है, तो अगर कोई अर्जेंट आवेदन हो रहा है, अर्जेंट आवेदन, अब आवेदन कौन सा अर्जेंट, इसीलिए आप कचहरी जाएंगे तो मामलों में साक्ष्य का अंकन यानी एविडेंस रिकॉर्डिंग ये नहीं होती अगर सेशन न्यायाधीश बीमारी या अन्य कारण से अनुपस्थित है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोविजन क्या कहता है कि कोई अर्जेंट आवेदन हो और साक्ष्य का अंकन अर्जेंट काम नहीं है, ठीक है ना। हां, अगर कभी साक्ष्य का अंकन भी अर्जेंट हो जाए तो दूसरे अपर सेशन न्यायाधीश जो उसके न्यायालय में सेशन न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग कर रहे होंगे और जिन्हें उच्च न्यायालय ने इस बात के लिए सशक्त किया होगा, या यूं कहें उच्च न्यायालय ने जिनके बारे में व्यवस्था दी होगी कि ये सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अर्जेंट आवेदनों का निपटारा करेंगे, वो करेगा। और हो सकता है जिला इतना छोटा हो कि वहां एडिशनल सेशन जज अपॉइंट करने की जरूरत ये हो ही ना। अगर ऐसा है तो सहायक सेशन न्यायाधीश, अब देखिए सहायक नाम में, ठीक है, स्वयं क्लियरिटी है। सहायक, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असिस्टेंट। असिस्टेंट छोटा है, एडिशनल बड़ा है। एडिशनल का मतलब हुआ अतिरिक्त, यानी सेशन जज ये भी है, सेशन जज ये भी है। और असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये सेशन जज नहीं है, ये सेशन जज का असिस्टेंट है। इसलिए सहायक सेशन न्यायाधीश, इसकी जो अधिकारिता है ये सेशन न्यायाधीश के बराबर नहीं है। सहायक सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के न्यायिक तौर पर भी अधीनस्थ है और प्रशासनिक तौर पर भी अधीनस्थ है, लेकिन जो एडिशनल सेशन जज है, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश है, वो केवल प्रशासनिक तौर पर उनका अधीनस्थ है, न्यायिक तौर पर उनका अधीनस्थ नहीं है। क्यों, वो अतिरिक्त सेशन जज है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय यह भी कर सकता है कि अगर जिला छोटा है और कोई एडिशनल सेशन जज वहां नहीं है और अर्जेंट आवेदन हुआ है और सेशन न्यायाधीश ये अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से काम करने में असमर्थ है, तो सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा उस अर्जेंट आवेदन का निपटारा ये किया जाए। हालांकि सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो शाहजहांपुर में है और ना ही कहीं अन्य हमने देखी है, लेकिन हो सकता, ठीक है, बीएनएसएस प्रोसीजरल लॉ है, हो सकता किसी स्टेट में हो भी, यहां नहीं है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और अगर सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन जज और इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज, ठीक है। अभी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो सीजेएम, इन्हें इंपावर्ड उच्च न्यायालय करेगा कि ये अर्जेंट आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे। जो सीजेएम उस सेशन खंड में सीजेएम के तौर पर नियुक्त होंगे, क्योंकि प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा और प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराध ये भी होंगे, इसका मतलब मजिस्ट्रेसी ये भी होगी हर जिले में। तो अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सीजेएम द्वारा भी आवेदनों का निपटारा किए जाने की व्यवस्था ये की जा सकती है। हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा, और हिंदी और अंग्रेजी इस टेस्ट में अगर विरोध है तो हमेशा अंग्रेजी का टेस्ट माना जाएगा। ये कानून की, ठीक है, पढ़ने की जो रीति है उसके मुताबिक माना जाता है। अब यहां हिंदी में सहायक सेशन न्यायाधीश लिखा है
लेकिन अंग्रेजी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में यह लिखा है कि सेशन न्यायाधीश अगर बीमारी या अन्य कारणों से किसी आवेदन का निपटारा करने में असमर्थ हैं तो एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सहायक सेशन न्यायाधीश गायब है। तो हम लोग पिछली बात को संशोधित कर लेंगे और अब यह बात रहेगी अंग्रेजी टेस्ट के आधार पर। हिंदी में गलत लिखा है लेकिन इंग्लिश टेस्ट चूंकि माना जाएगा वो प्रामाणिक माना जाएगा, इसलिए अब बात यह रहेगी कि सेशन न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है बीमारी या किसी कारण से तो एडिशनल सेशन जज, और अगर एडिशनल सेशन जज उस सेशन डिवीजन में नहीं है तो फिर सीजेएम ये किसी अर्जेंट आवेदन पर कार्यवाही करने का हक रखेंगे। ऐसी व्यवस्था उच्च न्यायालय कर सकता है। और अगर वो अर्जेंट आवेदन पर कार्यवाही कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे माना जाएगा मनो सेशन न्यायाधीश ही उस अर्जेंट आवेदन पर निर्णय कर रहा है, भले ही सीजीएम कर रहा है या भले ही एडिशनल सेशन जज कर रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति रहेगी। अब कहता है सेशन न्यायालय इन जनरल सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी सेशन खंड में सेशन न्यायालय होगा, ठीक है। सेशन न्यायालय आप जाएंगे, कचहरी चले जाइए, बहुत बड़ा है सेशन कोर्ट। उस सेशन कोर्ट में पर्टिकुलरली सेशन जज कहां बैठेंगे? तो आप कचहरी जाकर पूछते हैं बड़े जज साहब कहां बैठते हैं, तो बताया जाता है ये बड़े जज साहब का कोर्ट है। वही कोर्ट सेशन न्यायाधीश यानी बड़े जज साहब का होगा। उन्हें बड़ा जज साहब कचहरी की भाषा में क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोर्ट उन्हीं का है, उन्हीं के कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उन्हीं के कोर्ट में एडिशनल सेशन जज बैठे हैं, कोर्ट उन्हीं का है, ठीक है ना। सेशन कोर्ट वही है, लेकिन सेशन कोर्ट में वो किस कोर्ट में बैठेंगे ये कौन तय करेगा? उच्च न्यायालय। सामान्यतः इन जनरल यानी दिन में 30 दिन और साल में 365 दिन वो उसी न्यायालय में बैठेंगे। सामान्यतः कहता है सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थानीय स्थानों पर करेंगे जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, परंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। यानी स्पेशल किसी स्पेशल मामले में अगर सेशन न्यायाधीश को यह लगता है कि पक्षकार और साक्षी दोनों को सुविधा होगी अगर इस बैठने के सामान्य स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बैठक की जाए, तो अभियोजन और अभियुक्त दोनों की सहमति से, ये नहीं तुम उठकर चल दो, दोनों की सहमति से ऐसे अन्य स्थान पर भी बैठक हो सकती और हुई। लाल किले में, ठीक है, आजाद हिंद फौज का ट्रायल चला था, सीआरपीसी उस समय ये वाली तो नहीं थी, ये तो 1 जुलाई 2024 को आई, लेकिन ऐसे ही प्रोविजन वाली सीआरपीसी तब भी थी। इंदिरा गांधी मर्डर केस हमें याद नहीं आ रहा, या तो तिहाड़ जेल या लाल किला, वहीं सुनवाई हुई थी। गांधी मर्डर केस वो भी जनरल सेशन कोर्ट में नहीं सुना गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा हो, ठीक है, इस बात में थी कि किसी अन्य स्थान पर सुनवाई ये हो, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिनमें अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, यानी जहां रेगुलर सुनवाई चलती है, तो वहां सुनवाई होना ही मुश्किल हो जाएगी, इतने लोग उसे देखने आ जाएंगे, ठीक है ना, और साक्ष्य का अंकन ठीक प्रकार से हो ही नहीं पाएगा, इसलिए यह सुविधा भी दी गई है। अब यह नहीं होता कि किसी विशेष मामले के लिए कानून बदले, कानून में ऑलरेडी प्रोविजंस है,
वो प्रोविजन आपको पता है नहीं पता ये एक अलग बात है। ठीक है, आगे कहता है सेशन न्यायाधीश ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत आदेश समय समय पर कर सकता है। अब एक सेशन न्यायाधीश बैठा है, उसी के बराबर ताकतवर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जिन्हें अपर सेशन न्यायाधीश कहा जा रहा है वो भी उस सेशन कोर्ट में मौजूद है। तो वो सब खाली तो बैठेंगे नहीं, उनकी न्यायिक ताकत वो तो उन्हीं के बराबर है और उनकी नियुक्ति इसीलिए की गई है क्योंकि एक सेशन खंड में जितने सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध होंगे वो सबके सब एक सेशन न्यायाधीश विचारित कर ही नहीं सकता। तो जरूरी है कि उनके पास भी मामले विचारण के लिए जाएं, यानी कार्य वितरण सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच होना यह जरूरी है। और चूंकि न्यायालय किसका है? सेशन न्यायाधीश का। अपर सेशन न्यायाधीश जो बैठे हैं वो सेशन न्यायाधीश इसके न्यायालय में बैठे हैं। तो कार्य वितरण के बारे में आदेश देना या कार्य वितरण के संबंध में आदेश देने की अधिकारिता ये सेशन न्यायाधीश को देना यही ठीक लगता है। भाई जो सबसे सीनियर होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है, उसी को कार्य वितरण करने की अधिकारिता ये दी जाए क्योंकि सारे मामले सेशन डिवीजन में पैदा हुए और वे सेशन कोर्ट को भेजे गए विचारण के लिए। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय जो मामले होंगे मजिस्ट्रेट उन्हें सत्र न्यायालय के सुपुर्द करेगा विचारण के लिए और उस सुपुर्दगी की कार्यवाही को कमिटल कहा जाएगा कि केस कमिट कर दिया गया। इस प्रकार के प्रोविजन आगे आएंगे। यहां पर इतना समझ लेना जरूरी है कि मजिस्ट्रेट उन मामलों को जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है सेशन सुपुर्द करता है। तो जब सेशन सुपुर्द करेगा तो किसको भेजेगा? सेशन न्यायाधीश को। अब आएगा ही सेशन न्यायाधीश के पास और सारे मामलों का विचारण सेशन न्यायाधीश खुद कर नहीं पाएगा, उसके लिए एडिशनल सेशन जज नियुक्त हुए हैं। तो फिर यह अधिकारिता सेशन न्यायाधीश को देना ही समुचित लगता है और प्रोविजन यही होना चाहिए कि सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन वे आदेश निरंकुश नहीं होने चाहिए। अर्थात एक सेशन न्यायाधीश को तो 25 दे दिया और दूसरे को 5 और तीसरा मौज मार रहा। इस संहिता से संगत ये प्रतिबंध लगाया है। तो इस संहिता संगत जब दोगे तो सबको ऐसे दोगे कि इफेक्टिव आपराधिक न्याय प्रशासन ये चल सके। ठीक है ना, तो ये प्रतिबंध भी है सेशन न्यायाधीश की शक्ति पर। कहता है समय समय पर इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा। सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है। ठीक है, यानी सेशन न्यायाधीश जब छुट्टी वगैरह जाएगा, वहां उच्च न्यायालय को दी अधिकारिता कब दी? जब जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे। उच्च न्यायालय कब करेगा? जब सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है। उच्च न्यायालय व्यवस्था थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे कि उच्च न्यायालय तब व्यवस्था करेगा जब सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, यानी डेथ ही हो गई। अब जब डेथ हो गई तो दूसरा आएगा, तब आएगा ना, रिटायर हो गए। ठीक है, रिटायर तो होगा आदमी, रिटायर हो गया तो रिक्त हो गया ना पद। अब सेशन, ठीक है, न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग ये कौन करेगा? ये उच्च न्यायालय बताएगा। अगर कोई अपर सेशन न्यायाधीश हैं तो उन्हें अधिकारिता का प्रयोग वे करेंगे, ऐसा हो जाएगा।
कोई अपर सेशन न्यायाधीश उस सेशन डिवीजन में है ही नहीं, तो सीजेएम करेंगे अधिकारिता का प्रयोग, ये हो जाएगा। और अगर अनुपस्थित है, ठीक है, तो सब सेक्शन 8 लागू होगा। और सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की दशा में आप कचहरी जाएंगे तो कहते हैं आज बड़े साहब निर्णय लिखा रहे हैं, आज उन्होंने काम ट्रांसफर कर दिया है, बेल फला कोर्ट में सुनी जाएगी, ठीक है, रिवीजन फला कोर्ट में पेश होंगे। अब वो काम करने में असमर्थ हैं, ठीक है, बिजी हैं, ठीक है लेकिन बिजी हैं, या अनुपस्थित है, छुट्टी लेके गए हुए, रिक्त नहीं है पद रिक्त होना अलग बात है, अनुपस्थित हैं, तब अपर सेशन न्यायाधीश, और अगर कोई अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सीजेएम महोदय को अर्जेंट आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता ये सेशन न्यायाधीश महोदय दे सकते हैं, ठीक है। यानी उच्च न्यायालय जब पद रिक्त है तब, और सेशन न्यायाधीश महोदय व्यवस्था कब कर सकते हैं, जब अनुपस्थिति या कार्य व्यस्तता की वजह से वे काम करने में असमर्थ है तब। स्पष्टीकरण ये कहता है, जैसे ये कहा ना कि उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा, तो ये फर्स्ट नियुक्ति नहीं समझी जाएगी। नियुक्त जैसे जिस समय नौकरी ज्वाइन करेंगे तब भी तो नियुक्त करेगा, वैसी नियुक्ति ये नहीं मानी जाएगी, ये स्पष्टीकरण में लिखा है, ठीक है। तो सेशन न्यायालय ये सेक्शन 8 में आया, और पहले ये कहां था, 9 में। अब अगला बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके न्यायालय भी कहां होंगे, प्रत्येक जिले में। और प्रत्येक जिला क्या होगा, सेशन खंड। प्रत्येक जिला क्या होगा, सेशन खंड। यानी जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं ये जिले में होंगे, यानी मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी कहां होंगे, सेशन खंड में। और इसीलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे सेशन न्यायाधीश को मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर सामान्य नियंत्रण की अधिकारिता ये प्राप्त होगी। सेशन न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर भी जो जनरल सुपरविजन है, जो सामान्य नियंत्रण है, ये बनाए रखेंगे। क्यों, मजिस्ट्रेसी काम कहां कर रही है, जिले में। और जिला क्या है, सेशन खंड। पीछे आया है प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, इसीलिए मजिस्ट्रेसी पर उनका जनरल कंट्रोल रहेगा। आगे सेक्शन कहेंगे। अब क्या कहता है, प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय जिले में स्थापित होंगे। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय दो प्रकार के हैं, आपने देखे थे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। ये कहां हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 6, जहां दंड न्यायालयों के वर्ग बता रहे थे, प्रकार बता रहे थे। वहां उन्होंने कहा था कि दो प्रकार के दंड न्यायालय होंगे मजिस्ट्रेसी में, बल्कि 3 प्रकार के दंड न्यायालय होंगे मजिस्ट्रेसी में। एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, दूसरे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, और तीसरे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के जो काम होंगे वे अलग होंगे। वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर के काम या उनकी तरह के काम वो नहीं होंगे। तो उस दृष्टिकोण से दोनों मजिस्ट्रेसी में भिन्नता है। लेकिन तीनों प्रकार के न्यायालय बोले मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय यही जाएंगे। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय है, हमने जुडिशियल क्यों कह दिया, क्योंकि लिखा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। और अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्हीं के न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यही लिखा है। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं, यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से भिन्न है। और अगर केवल मजिस्ट्रेटों के न्यायालय लिखा होता तो भी हम न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ये पढ़ते, क्यों, सेक्शन 3 आ जाता। और सेक्शन 3 कहता कि विशेषक शब्दों के बिना
अगर कहीं पर मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप क्या मानेंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ये भी जिले में स्थापित होंगे। कहां स्थापित होंगे, कितने स्थापित होंगे, ये राज्य सरकार तय करेगी। किससे? उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात। राज्य सरकार को हक क्यों दिया? क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कौन है? राज्य सरकार। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो सरकार ही है। सरकार यह तय कर सकती है किस क्षेत्र में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ज्यादा हो रहे हैं। और चूंकि न्याय प्रशासन या न्याय उपलब्ध कराना यह राज्य की जिम्मेदारी है, और न्याय भी कैसा? सस्ता, महंगा नहीं। तो अगर अपराध किसी स्थान में ज्यादा हो रहे हैं तो ये सबसे अच्छी तरह से किसे पता होगा? सरकार को। क्योंकि रजिस्टर कौन करेगा? सरकार। पुलिस किसकी है? सरकार की। इसलिए सरकार तय कर सकती है कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय किसी जिले में कितने हों और कहां पर हों। लेकिन चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है, इसलिए यह कहा कि सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके, और यह भी इसलिए भी कहा कि पीठासीन अधिकारी यह कौन तय करेगा? उच्च न्यायालय। और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ अपने मनमाफिक डिसीजन हासिल करने के लिए ऐसे स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय बना दे जहां ना बिजली हो, न पानी हो, कुछ ना हो। आखिर पीठासीन अधिकारी कैसे रहेगा? वो भी आदमी होगा, उसे भी मानवीय आवश्यकताएं होंगी। तो या तो हमारी मर्जी से चलो, और नहीं तो ठीक है हम ऐसे स्थान पर न्यायालय स्थापित करेंगे जहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सुइटेबिलिटी, नंबर ऑफ कोर्ट्स आप तय करेंगे। तय करिए जिले में कितने मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होंगे, और फिर उच्च न्यायालय, आखिर वो भी तो एक प्राधिकारी है न्याय प्रशासन के, तो आप तय करिए कितने नंबर ऑफ कोर्ट्स होंगे और कहां होंगे, लेकिन उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरांत। ठीक है, कहता है प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। और अधिसूचना ये परिभाषित है। क्या कहा था? शासकीय राजपत्र में सूचना प्रकाशित जब की जाएगी तो अधिसूचना प्रकाशित हुई है ऐसा माना जाएगा। यानी राज्य सरकार जो ऑफिशियल गजट है उनका, उसमें लिखेंगे कि किसी जिले में मजिस्ट्रेटों के कितने न्यायालय होंगे और किन स्थानों पर होंगे। ठीक है, आगे कहता है परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के विचारण की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है, स्पेशल जुडिक्शन। उन्होंने कहा आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके अंतर्गत जितने अपराध होंगे उनका विचारण करने के लिए अमुक न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अमुक स्थान पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब उस जिले में जितने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मामले होंगे, यानी विशेष वर्ग के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामले यानी विशेष वर्ग के मामले। अब वो विशेष वर्ग के मामले उस पूरे जिले में कहीं भी हों, वो उसी
विशेष मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित किए जाएंगे। जिस विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय राज्य सरकार ने उस विशेष वर्ग के मामलों को सुनने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात स्थापित किया है। आगे जो प्रोविजन आएंगे देखेंगे आप कि एक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय उतने होंगे जितने राज्य सरकार तय करे। तो जब यानी एक से अधिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ये भी होंगे, और प्रत्येक मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर ये तय न किया जाए कि वो किस क्षेत्र में हुए मामलों की सुनवाई करेगा, तो पूरे जिले में सुनवाई का अधिकार रखेगा प्रत्येक मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर प्रत्येक मजिस्ट्रेट के, ठीक है, मामले सुनने की जो अधिकारिता है इसे पूरे जिले तक विस्तृत रहने दिया गया तो झंझट होंगे। ठीक है, पुआया का मजिस्ट्रेट पूरे जिले में उत्पन्न होने वाले मामले ये सुन सकेगा, तो फायदा क्या हुआ, कलान वाले मामला पुआया सुनने लगा। ठीक है ना, इसलिए ये ठीक है कि अगर उनके मामले सुनने की अधिकारिता को सीमित न किया जाए, ठीक है, कुछ न किया जाए, तो वो पूरे जिले में, जिस जिले में नियुक्त है उस पूरे जिले में उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। लेकिन न्याय प्रशासन सुचारू चले, इसके लिए क्या करते हैं, प्रत्येक मजिस्ट्रेट की जो मामले सुनने की अधिकारिता है वो निश्चित कर देते हैं कि ये थाना सदर बाजार के क्षेत्र में जो मामले पैदा होंगे सिर्फ उनकी सुनवाई करेंगे, ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जो मामले पैदा होंगे उनकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक मजिस्ट्रेट की मामले सुनने की अधिकारिता सुविधा के दृष्टिकोण से सीमित कर दी जाती है। ठीक है, तो सामान्य नियम यह बन जाता है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जिस जिले में स्थित होता है या जिस जिले में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है वो एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मामलों की ही सुनवाई करता है। ठीक, लेकिन अगर किसी विशेष वर्ग के मामलों को सुनने के लिए कोई न्यायालय स्थापित हो गया या किसी विशेष मामले, एक पर्टिकुलर मामले को सुनने के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो कोलकाता मर्डर एंड रेप केस है उसकी सुनवाई यही करेंगे, तो फिर उसकी सुनवाई वही करेंगे। विशेष मामला या विशेष वर्ग के मामले, इनकी सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, इसका न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। कहता हूं, परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय नहीं, विशेष न्यायालय, इसे भी सुधार लेंगे क्योंकि विशेष मजिस्ट्रेट अलग हो जाएगा। अभी देखेंगे हम लोग, विशेष मजिस्ट्रेट ये अलग हो जाएगा, विशेष न्यायालय, उस विशेष न्यायालय में कोई भी आ जाएगा। ठीक है ना, विशेष न्यायालय की नियुक्ति कर सकेंगे कि ये कोर्ट एसीजेम सेकंड का कोर्ट, अब एसीजेम सेकंड के रूप में चाहे ए बैठे, चाहे बी बैठे, चाहे सी बैठे, चाहे डी बैठे, कोई बैठे। ठीक है ना, ए को मजिस्ट्रेसी दी गई ये अलग बात हो गई, ए को मजिस्ट्रेसी मिली मतलब बी को नहीं मिली, ए मजिस्ट्रेट है ये अलग बात है। ठीक है, और ए एसीजेम के न्यायालय में या ए विशेष न्यायालय में, ठीक है, मजिस्ट्रेट के तौर पर बैठा ये दूसरी बात है। ठीक है, तो विशेष न्यायालय अलग बात हुआ और विशेष मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट ये अलग बात हुई। ठीक है, तो राज्य सरकार विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों इनकी सुनवाई करने के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट होते हैं वहां कचहरी में। उन्होंने कहा आर्थिक अपराध, इनकी सुनवाई एसीजेम फर्स्ट क्या होगी। अब आर्थिक अपराध पूरे जिले में कहीं हो, वो एसीजेम फर्स्ट क्या सुना जाएगा, क्योंकि आर्थिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस इनके लिए एसीजेम फर्स्ट
ये राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात उनका न्यायालय स्थापित कर दिया है। उसके लिए विशेष मामले, विशेष वर्ग के मामले, ठीक है ना, इनके लिए विशेष कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स स्थापित किए जा सकते हैं। और फिर उन स्पेशल कोर्ट्स को ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के विचारण की अधिकारिता होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित हुआ। वो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, भले ही जिस स्थानीय क्षेत्र में वो मामला उत्पन्न हुआ है, सामान्य तौर पर उन्हें उस क्षेत्र में उत्पन्न मामले की सुनवाई की अधिकारिता नहीं। जैसे एसीजे फर्स्ट नॉर्मली रौजा थाना सुनेंगे या सदर थाना सुनेंगे या कोतवाली सुनेंगे या आरती मिशन सुनेंगे, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस है तो वही सुनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इकोनॉमिक ऑफेंस न होता और वो कलान में पैदा हुआ होता या तिलहर में पैदा हुआ होता या पुवाया में पैदा हुआ होता तो वे नहीं सुनते। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है तो विशेष वर्ग के मामलों को सुनने की अधिकारिता उन्हें मिली हुई है, इसलिए वे ही सुनेंगे, ठीक है ना। तो विशेष न्यायालय किसमें है? सेक्शन 9 में। फिर कहता ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो पीठासीन अधिकारी हमेशा हाई कोर्ट द्वारा ही नियुक्त होंगे। कारण सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कारण भाई है, ठीक है। फिर कहता है उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर दी जाए तो वो ऐसा कर सकता है। भर्ती काहे की निकलती है? सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती तो उन्हीं की निकलती है। नियुक्त कौन होता है? सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज जूनियर डिवीजन सुनेगा कौन सा? सिविल मामले। लेकिन उसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो कहां है? बीएनएसएस में, जो पहले कहां थी? सीआरपीसी में। और मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या है? आगे मिलेगा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किन मामलों का विचारण कर सकता है, कितनी सजा दे सकता है, कितना जुर्माना कर सकता है, ये सारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां आगे आएंगी। तो कहता है कि वो व्यक्ति जो सिविल न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुआ है उसे उच्च न्यायालय अगर आवश्यक समझे या उसे ठीक लगे, आवश्यक या समीचीन, समीचीन यानी बहुत ज्यादा काम हो रहा है उन्हें दे दी। अब वहां है ही खाली सिविल जज जूनियर डिवीजन, कोई मजिस्ट्रेट है ही नहीं, तो आवश्यक है। तो आवश्यक या समीचीन समझे तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त है उसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दे सकता है। रोज ही दी जाती है कोर्ट में। उनका ये एसीजेम भी है और सिविल जज सीनियर डिवीजन भी है। उनका ये सिविल जज जूनियर डिवीजन भी है, जेएम भी है। जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो भी है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वो भी है। और आपसे जो गलती होती है वो ये कि जब आप सिविल जज जूनियर डिवीजन इसको संबंधित या इसको संबोधित एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो एप्लीकेशन सिविल मामले से ही संबंधित होनी चाहिए। और अगर वो क्रिमिनल मामले से संबंधित है तो आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं लिखना चाहिए, तब न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखना चाहिए, क्योंकि उस समय वे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का प्रयोग करें, यह निवेदन है आपका। और आपकी एप्लीकेशन अगर दांडिक मामले से संबंधित है, क्रिमिनल मामले से संबंधित है, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन को उस पर कार्य करने की अधिकारिता कहां है? उस पर कार्य करने की अधिकारिता न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। अब उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी शक्ति है तो आप न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखो ना। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन जो लोग नियुक्त हैं उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी उच्च न्यायालय दे सकता है, सेक्शन सब सेक्शन सहित। आपको याद करना चाहिए। देखें, शेष बात कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।